तो देखिए यहाँ पे है प्रकाश। आखिर प्रकाश क्या है, यानी कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। देखिएगा यहाँ पे है प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो सबसे पहले हम ऊर्जा के बारे में जानते हैं। देखिए इसको रफली भाषा में हम बोल सकते हैं कि ऊर्जा को क्या किया जाता है, कैद कभी नहीं किया जा सकता। इसको हम जानते हैं ऊर्जा किसे कहते हैं, जिसे अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जाता है परंतु कैद नहीं किया जाता है, उसे ऊर्जा कहा जाता है। जिसे अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जाता है परंतु कैद नहीं किया जाता है, उसे ऊर्जा कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, हवा। हवा को देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं। महसूस करते हैं? जी हाँ करते हैं। किसके द्वारा? तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। आपकी ज्ञानेंद्रियां कौन कौन होती है आपको मालूम है ना? आंख होती है, नाक, कान, त्वचा और जीभ। तो हम हवा को महसूस करते हैं ना इसके द्वारा। बिल्कुल। तो हवा क्या है? ऊर्जा है। सर कहिएगा ऊर्जा है? तो हाँ जी ऊर्जा है, यह पौन ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा है? पौन ऊर्जा है। उसी प्रकार क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। लेकिन प्रकाश का जो रियल डिफिनेशन होता है उसको देखते हैं हम। देखिए प्रकाश किसे कहते, सॉरी ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। और प्रकाश एक ऊर्जा है, उसको सिद्ध करने के लिए हम आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताते हैं। ठीक है। आपके घर में सोलर पैनल होगा। ठीक है। तो सोलर पैनल क्या करता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको धूप में ले जाकर रखते हैं। तो धूप में क्या होता है? प्रकाश होता है। धूप में क्या होता है? प्रकाश होता है। और प्रकाश क्या करता है? सोलर पैनल के माध्यम से प्रकाश को इलेक्ट्रिक करंट बना देता है। ठीक है। जिससे हम अपने घर में पंखा, बल्ब इत्यादि क्या करते हैं, जला पाते हैं। राइट ना? या क्या होगा, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है, जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। चलिए इसको भी समझते हैं। अब बताइएगा, आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? कभी नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रकाश नहीं होता है। एक इमेजिन कीजिएगा, आपका आंख बंद कर दिया जाए, क्या आप किसी वस्तु को देख पाइएगा? क्यों नहीं देख पाइएगा? क्योंकि वहां पे प्रकाश नहीं है। आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका है, जिसके कारण आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाइएगा। तो यहां से सिद्ध होता है ना कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। यहां तक क्लियर है? चलिए इसका नोट को देखेंगे। नोट में एक नंबर पे क्या कर रहा है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए प्रकाश जो है ना हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, कभी भी वक्र रेखा में गमन नहीं करती है। वक्र मतलब टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। ए भी सीधी रेखा है और ए भी सीधी रेखा है। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम 90 डिग्री के एंगल पर ही हम जो रेखा खींचेंगे, जो ऐसे है ना, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है। वही मतलब सीधी रेखा कहलाती है। ऐसा नहीं कि हम हल्का सा ऐसे खींचे तो इसको सीधी रेखा नहीं कहेंगे, ये भी सीधी रेखा ही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसके बारे में आपको हम डिटेल्स अभी नहीं देंगे क्योंकि आपको थोड़ा बाउंस करना शुरू कर देगा, इसलिए इसको हम सिर्फ इतना समझते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग होने का फायदा क्या होता है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश, जिसके कारण क्या करता है, निर्वात में ट्रेवल करता है। ट्रेवल मतलब निर्वात में चलता है। आखिर निर्वात होता क्या है? तो निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम। इसको समझेंगे निर्वात का मतलब। देखिए हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। और पृथ्वी पर क्या है? वातावरण है। पृथ्वी पर क्या है? वातावरण है। ठीक है। और निर्वात क्या है? निर्वात मतलब होता है, देखिए यहाँ पे वात है ना, वात मतलब हो वातावरण, और निर मतलब जहां नहीं हो, जहां वातावरण हो ही नहीं, उसे क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। जहां हवा नहीं हो, वातावरण में क्या होता है? हवा होता है ना। जहां हवा नहीं हो यानी कि जहां कुछ भी नहीं हो उसे निर्वात बोलते हैं। तो वहां पे क्या होता है? प्रकाश ट्रेवल करता है, यानी कि प्रकाश वहां पे चलता है। तो जहां प्रकाश चलता है मतलब निर्वात में चलता है, किसके कारण चलता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग होने के कारण चलता है। अगर यह विद्युत चुंबकीय तरंग ना होता तो शायद यह क्या करता है, निर्वात में नहीं चल पाता। यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश की चाल। तो देखिए प्रकाश की चाल आखिर क्या होती है? तो प्रकाश की जो चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये दोनों तो आपको समझ में आ चुका होगा सिंपली। अब इसको देखते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो एक इस प्रकार है, देखिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड को लिखने के विभिन्न तरीका है, जिनमें से हम आपको 4 तरीका बताए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ना हमेशा इसी 4 में से एक आता है। आपसे हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो कभी ऑप्शन में ए वाला रहेगा, तो कभी ए वाला, तो कभी ए या कभी ए, चारों में से कोई ऑप्शन रहता है। तो इसीलिए आपको हम बता देते हैं ये किस प्रकार है। आपको सिर्फ याद रखना है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और आया कैसे, हम इसको ये बता देते हैं। 3 लाख तो आपको याद रहेगा दोनों। ये देखिए 3 × 10⁵ है,
तो हम 1 लाख में, ठीक है दोस्तों, 1 लाख में यहाँ पे हम 1 लाख में अगर 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 3 लाख हो जाएगा ना, 3 लाख हो जाएगा। तो उसी को प्रकार देखिए यहाँ पे 1 लाख है ना, हम 1 लाख को क्या लिख सकते हैं, तो याद कीजिए हम 1000 को 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2, यानी कि 10 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 10 को 2 बार गुना करेंगे, तो 10 को 2 बार गुना करके देखिए तो कितना आएगा, 1000 आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी 100 आएगा कि नहीं आएगा। उसी प्रकार देखिएगा जब हम 1000 को यहाँ पे देखिए 1000 को 10 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, हाँ 10 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 10 को 10 से मतलब 10 10 10 यानी कि 10 10 10 यानी कि 10 को 3 बार गुना करना है, 10 को 10 से फिर 10 को 10 से गुना करना है, यानी कि जो गुणनफल आएगा उससे 10 को गुना करना है, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 करना है, तो क्या आ जाएगा, 1000 आएगा कि नहीं आएगा। उसी प्रकार है यहाँ पे देखिएगा, एक बार हम सभी को इरेज करते हैं थोड़ा, हाँ तो 3 इंटू 10 टू पावर 5 है, ठीक है, तो इसको 10 टू पावर 5 को हम 1 लाख लिख सकते हैं। इस प्रकार देखिए लिख सकते हैं, क्यों लिख पाइएगा, क्योंकि याद कीजिए हम आपको बताएं भी 10 का मतलब 100 है तो इसको 10 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार हम 1 लाख को इतना लिख सकते हैं, तो इतना लिखेंगे तो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड कर देंगे, तो क्या इसमें बुराई है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हुआ कि नहीं हुआ अभी। तो इसको हम किस प्रकार पढ़ेंगे, 3 इंटू 10 टू पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहां तक तो क्लियर है आप सभी का, 3 इंटू 10 टू पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर है, यहाँ पे देखिए किलोमीटर है और यहाँ पे मीटर है, तो यहाँ पे के को हटा दिया गया है, के के बदला क्या किया गया है, यहाँ पे 5 था और यहाँ पे अभी 8 कर दिया गया है। तो देखिए किस प्रकार होगा, यहाँ पे है ना 3 इंटू 10 टू पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप लोग 10th में, 10th नहीं बोलेंगे 9th में आप लोग पढ़े हुएगा प्रीफिक्स, जैसे कि टेट्रा, टेट्रा को क्या बोलते हैं, 10 का पावर 12 याद है, गीगा 10 का पावर 6 या सर 10 का पावर 9 होता है ना गीगा का मतलब। उसके बाद में होता है मेगा, मेगा का मतलब क्या होता है 10 का पावर 6। उसके बाद में क्या होता है किलो, किलो का मतलब क्या होता है 10 का पावर 3। ये सभी आप लोग पढ़े हुएगा, याद कीजिए। माइक्रो, माइक्रो 10 के पावर -6, मिली 10 का पावर -3। उसी प्रकार आपने पढ़ा है किलो का मतलब ये आपको बताए हुए थे, के का मतलब होता है 10 का पावर 3। तो हम यहाँ के पे के का मतलब 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 टू पावर 5 और के के जगह पर 10 का पावर 3 इंटू मीटर प्रति सेकंड कर सकते हैं। अब देखिए आप एक फार्मूला पढ़े हुएगा मैथ में, ए का पावर m इंटू ए का पावर n इक्वल टू होता है ए का पावर m प्लस n। तो देखिए यहाँ पे a है, ये इसको a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे a मानेंगे, और ये क्या है m और ये क्या है n। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यही तो है। देखिए इतना बताने का मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे आप रट सकते हैं इसको, ठीक है, आप चाहते इसको रट भी लीजिएगा, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। हम आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसको आगे बढ़ाकर भी देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जिस प्रकार हम लोग रोड पे चलते हैं, ठीक है, हम लोग किस पे चलते हैं, हम लोग रोड पे चलते हैं यानी कि सड़क पे चलते हैं। उसी प्रकार प्रकाश भी तो कहीं चलता होगा ना, तो प्रकाश जिस पे चलता है ना उसे क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं, यानी कि प्रकाश के चलने के पथ को किरण बोला जाता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे प्रकाश के चलने के पथ को क्या बोला जाता है, किरण बोला जाता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, और इसे हम प्रकाश की किरण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रकाश की किरण भी बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए एक और बात समझते हैं हम, जैसे कि ये यहाँ पे क्या है, एक लड़का है, ठीक है, यहाँ पर भी एक लड़का हो जाएगा। लेते हैं हम इस प्रकार विभिन्न सारे बच्चे को लेते हैं। चलिए उससे पहले हम इसको क्या बोल रहे थे, एक लड़का बोल रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, एक लड़का है जी, नहीं ना, ये क्या है, लड़कों का समूह है। क्या है यहाँ पे, लड़कों का समूह है। तो आपके दिमाग में आता होगा सर जिस प्रकार लड़कों का समूह हो रहा है उसी प्रकार प्रकाश के किरण का भी तो समूह होता होगा। सपोज कि ये है एक किरण है, ठीक है, इसके साथ विभिन्न किरण आ रहे हैं, और किरण हो गया, तो क्या इसको क्या बोलेंगे, तो इसका भी तो कुछ नाम होगा ना। हाँ जी सर, इसका भी एक नाम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं
किरण पुंज, पहले उससे पहले इसको देख लीजिए, रे यानी किरण इस प्रकार डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, किरण को इस प्रकार डिनोट करते हैं और ये विभिन्न सारे मात्रा में हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बीम बोला जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं प्रकाश के किरणों को समूह को किरण पुंज कहा जाता है, यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है या कहते हैं। यहां तक क्लियर है आप सभी का? तो देखिए किरण पुंज किस प्रकार होगा, तो यहाँ पे एक किरण है ना, इसी के साथ क्या होगा, विभिन्न सारे किरणें आके मिल जाएगी तो क्या होगा, किरण पुंज होगा। देखिए यहाँ पे वही ना है, एक किरण है, यहाँ पे विभिन्न सारी किरणें हो गई, अब यही तो कहलाता है किरण पुंज। अब देखते हैं सर किरण पुंज तो होता है, तो किरण पुंज का प्रकार भी होता है क्या सर? जी हाँ सर, किरण पुंज का प्रकार भी होता है। तो देखिए यहाँ पे किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है किरण पुंज के प्रकार और टाइप ऑफ बीम। तो किरण पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं जानते हैं। एक होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। यहाँ तक क्लियर है? देखिएगा यहाँ पे पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम और पैरेलल बीम। कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम और पैरेलल बीम, इसे क्या बोलते हैं, किरण पुंज को प्रकार बोला जाता है। अभी हम इसके डिफिनेशन को भी देखेंगे, आखिर अभिसारी किरण पुंज किसे बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे बोलते हैं, समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो देखिए वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। समझिएगा बात को, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर, मान लीजिए यह एक बिंदु है, क्या एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे देखिएगा एक बिंदु है और यहाँ पे प्रकाश की किरणें आ गई, यहाँ पर भी प्रकाश की किरणें आ गई, यहाँ पर भी प्रकाश की किरणें आ गई, ये सभी एक बिंदु पर आके जमा हो रही है, इस बिंदु पर आके जमा हो रही है। तो ये कौन सा किरण पुंज है दोस्तों, तो यह अभिसारी किरण पुंज है। कौन सा किरण पुंज है, अभिसारी किरण पुंज, यानी कि वह प्रकाश का किरण पुंज या वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं थोड़ा एनिमेशन के माध्यम से किस प्रकार होता है। तो देखिएगा इस प्रकार, यहाँ से किरण निकला ना, यहाँ से भी निकला, यहाँ से भी, यहाँ से किरणें निकल के यहाँ पे एक बिंदु पर आकर जमा हो गई है। यही तो है अभिसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए तो आपको हम बता दें कि एक समय था कि स्टूडेंट बॉक्स में आपको मिलता था इस प्रकार का संरचना का, इसका नाम हम आपको बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, आपको आगे क्लास, आगे के वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 हो या पार्ट 3 हो, उसमें आपको इसका नाम भी बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, ताकि आपको बाउंस कुछ ना करे। ठीक है, आपको सस्पेंस बना रहे कि हमको कुछ जानना है, तो आप आगे का वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, वादा करते हैं आपसे, आपको पूरा वीडियो पक्का समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए हम लोग ऐसा था, इस प्रकार का संरचना था, इस पर हम लोग प्रकाश के सूरज में ले आते थे धूप में, तो यहाँ से एक प्रकार की कुछ निकलता था यहाँ पे एक जगह पे, और यहाँ पे हम लोग कागज के ला के रखते थे, कागज लाते, पॉलीथिन लाते, वगैरह वगैरह कुछ ला के रखते और उसमें आग लगाने का प्रयास करते थे। तो वहां पे क्या होता था, धूप जो था चारों तरफ से आता था और एक बिंदु पर आके क्या होता था, जमा हो जाता था, जिससे वहां पे कागज पे क्या होता था, आग लग जाता था। याद है, बचपन में किया करते हुएगा आप लोग भी। चलिए इसके बारे में बचपन में किए थे नहीं किए थे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10th में आपको करना है। और आप जैसे ही अवतल दर्पण के बारे में पढ़िएगा, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़िएगा, तो इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ठीक है, तो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, यहाँ पे किरणें किस प्रकार होगी, यहाँ पे इस प्रकार न होगा, किरणें, ठीक है, किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से, देखिएगा एक बिंदु, जहां बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती जाती है, यहाँ से फैली, यहाँ से फैली, ये क्या हो रही है, फैल रही है ना, इधर जा रही है, एक बिंदु से निकल के जा रही है। ठीक है, तो एक किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल हो जाएगा। यही तो है अपसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल, इसे ही क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। इसको एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे। देखिएगा यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ से क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें निकल रही है, देखिए यहाँ पे निकल रही है, चारों तरफ फैल रही है ना, तो ये अपसारी किरण पुंज है। तो अभिसारी क्या था, एक बिंदु पर आकर मिलती है। देखिए एक अपसारी में क्या था, एक बिंदु पर आकर मिल रही थी ना, और अपसारी में क्या है, एक बिंदु से जा रही है। सॉरी, अभिसारी में क्या था, एक बिंदु पर आके मिल रही है,
और अपसारी भी एक बिंदु से जा रही है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। एक में क्या होता है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, और एक में एक बिंदु से जाती है। तीसरा देखते हैं अब, समानांतर या समांतर कहिए, समांतर किरणपुंज। ठीक है, तीसरा क्या है, समांतर किरणपुंज। वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर किरणपुंज कहलाती है। देखिए, वह किरणपुंज या वह प्रकाश की किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है या समांतर होती है। ठीक है, देखिए मान लो एक किरणपुंज है, तो ये क्या है, एक रे है, मालूम है ना, सिंगल रे है। अब एक क्या बन जाएगा, किरणपुंज बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो है, इसे हम क्या बोलेंगे, समांतर किरणपुंज बोलेंगे, क्योंकि इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, बराबर है, यानी कि समांतर होनी चाहिए। बराबर का मतलब नहीं है, मतलब समांतर होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। तो क्या ये इसको समांतर है कि नहीं है, जी हाँ सर, ये भी समांतर है, ये इसके समांतर है, ये भी इसके समांतर है, ये भी इसके समांतर है। तो क्या हो जाएगा, समांतर किरणपुंज हो जाएगा। तो इसको ग्राफ के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार होगा। देखिए यहाँ पे यही ना, समांतर किरणपुंज, इसके बराबर, ये इसके समानांतर है, ये इसके समांतर है, समांतर या समानांतर जो भी है, ये इसके समांतर है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, समांतर किरणपुंज बोलेंगे। हमें आशा है कि यहाँ तक आप सभी को पूरा क्लियर होगा, यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अभी तक हम लोग पढ़े हैं प्रकाश के बारे में, यानी कि लाइट के बारे में पढ़े हैं अभी तक, उसके बाद में रे के बारे में पढ़े हैं, उसके बाद में बीम के बारे में पढ़े हैं। यानी कि प्रकाश मतलब होता है, लाइट मतलब होता है प्रकाश, रे मतलब होता है किरण, और बीम मतलब होता है किरणपुंज। यहाँ तक अभी हम पढ़े हैं ना। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। देखिए, प्रकाश के आधार पर वस्तु, यानी कि कुछ वस्तु जो है प्रकाश के आधार पर भी होते हैं, उसको देखते हैं। देखिए, प्रकाश के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की वस्तुएं होती है। ऐसे होती बहुत प्रकार की है, लेकिन जिसमें से आपको जो काम है वर्तमान समय में, यानी आपको क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से जितना आपको आवश्यकता है उतना आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, प्रकाश के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की जो वस्तुएं होती है, पहला होती है पारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, प्रकाशमान, अप्रकाशमान। कितनी है यहाँ पे, 5 है। ठीक है, यहाँ पे कितनी है, 5 है। पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, प्रकाशमान, अप्रकाशमान। ठीक है, तो अभी हम सभी को डिफिनेशन को भी पढ़ेंगे। पारदर्शी किसे कहते हैं, प्रभासी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, प्रकाशमान किसे कहते हैं, अप्रकाशमान किसे कहते हैं। इस सभी का रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आपको देंगे। ठीक है, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए हम बढ़ते हैं पारदर्शी के बारे में। तो सबसे पहले आता है पारदर्शी किसे कहते हैं। ठीक है, पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, तो वह वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें पार कर जाए, पारदर्शी वस्तु कहलाती है। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई सामान है, ठीक है, कोई वस्तु है, कोई सामान है जिससे प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है, एक किरण है, याद है ना, पढ़ाए थे अभी आपको, एक किरण है, अगर इसके आर पार चली जाए तो ये क्या हो जाएगी, पारदर्शी वस्तु हो जाएगी। जिस प्रकार एग्जाम्पल दिखेगा, क्या है, कांच है। आप आपके घर में शीशा की बात नहीं कर, दर्पण की बात नहीं कर रहे हम, दर्पण नहीं, रिमेंबर, दर्पण और कांच में अंतर है, शीशा में भी अंतर होता है। ठीक है, शीशा, दर्पण, कांच सब में मतलब कांच शीशा कह सकते हैं, लेकिन दर्पण और कांच में अंतर होता है, दर्पण और शीशा में अंतर होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो कांच के आर पार हम देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, किसी के घर में शीशा लगा होगा देखिएगा, उसके आर पार देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, बिल्कुल सर देख पाते हैं, तो पारदर्शी वस्तु है। लेंस, लेंस देखे हैं, उसमें भी क्या होता है, पारदर्शी वस्तु होती है, इसके आर पार भी देख सकते हैं। प्रिज्म के आर पार देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं सर, प्रिज्म के आर पार भी देख सकते हैं। तो देखिए ये किस प्रकार होता है, देखिए ये है आपका कांच, और लेंस जो होता है इसी प्रकार होता है, सिर्फ गोल रहता है और उसका जो संरचना होता है कोई उभरा हुआ रहता है, कोई धंसा हुआ रहता है। तो उसके बारे में हमको प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ना है, तो आप उसके बारे में जान जाइएगा। ठीक है, और ये रहा आपका प्रिज्म, इसके आर पार हमको नहीं दिखाई देगा, देख पाएंगे ना, तो ये क्या है, पारदर्शी वस्तु है। नेक्स्ट देखते हैं पारभासी वस्तु। ठीक है, पारभासी वह वस्तु, यहाँ पे इसको पहले इरेज कर देते हैं व्हाइट वाला को, हाँ यहाँ पे देखिए, वह वस्तु से प्रकाश की आंशिक किरणें पार करे और कुछ किरणें पार नहीं करे, परभासी वस्तु कहलाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफिनेशन में थोड़ा डाउट लग रहा है, देखते हैं हम आपको समझाते हैं डिफिनेशन को। ठीक है, वह वस्तु यहाँ पे होगा जिससे, ठीक है, यहाँ पे से नहीं होगा, जिससे प्रकाश की आंशिक किरणें पार करे और कुछ किरणें पार नहीं करे, परभासी वस्तु कहलाती है। देखिए यहाँ पे, वह वस्तु जिससे प्रकाश की आंशिक किरणें पार करे और कुछ किरणें पार नहीं करे, परभासी वस्तु कहलाती है। एग्जाम्पल के देखेंगे, जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, आपके पास अभी कागज होगा, फाड़िए उसको,
आपके माथा में जो तेल लगा, केस में जो तेल लगा, उससे उसको रगड़िए, देखिए उसके आर पार आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, देख पाइएगा ना। तो वो कौन सा वस्तु हो जाएगा, पारभासी वस्तु हो जाएगा। उसी प्रकार पॉलिथीन होता है, व्हाइट कलर का पॉलिथीन, ग्रीन कलर का पॉलिथीन। व्हाइट कलर का तो फ्रेश दिखा भी देता है, और जो ग्रीन कलर का है और जो मतलब रेड कलर में आता है वो सभी क्या है, पारभासी वस्तु है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को। देखिए पारदर्शी क्या कहा है, जिससे प्रकाश की किरणें पूरा पार कर जाए, यानी कि हमको आर पार एकदम स्पष्ट दिखाई दे जाए। और दूसरा क्या है, पारभासी क्या कहता है, जिसके आर पार हमको हल्का हल्का धुंधला दिखाई दे। ठीक है, धुंधला यानी कि उसके आर पार प्रकाश की किरणें अच्छी तरीके से पार नहीं कर पाए, कुछ किरणें पार कर जाए, कुछ किरणें पार नहीं कर पाए, उसे क्या कहते हैं, पारभासी वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर, अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु यानी कि वह वस्तु जिसे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पा सके, उसे अपारदर्शी वस्तु कहलाती है या कहलाता है। ठीक है, देखिएगा सपोज कीजिए ये आपका मोबाइल है, तो मोबाइल के आर पार आप देख पाते हैं। अभी आप हमारा वीडियो मोबाइल में देख पा रहे होंगे, तो आप क्या मोबाइल के आर पार देख पाते हैं, नहीं देख पाते। तो आपका मोबाइल कौन सा वस्तु है, अपारदर्शी है। आप अपने मोबाइल पे टॉर्च मारिए, क्या टॉर्च का जो किरण है वो मोबाइल के आर पार जा रही है, नहीं ना जा रही है, तो क्या हो जाएगा, यह अपारदर्शी वस्तु हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, वह वस्तु जिसमें प्रकाश की किरणें नहीं पार कर सके अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। जिसमें प्रकाश की किरणें पार नहीं करती है अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। एग्जाम्पल देखेंगे, दर्पण, हम बोले हैं ना दर्पण और शीशा में अंतर है बच्चों। तो देखिए दर्पण के आर पार वस्तु पार मतलब प्रकाश की किरणें पार कर पाएगी। चलिए देखिए एग्जाम्पल करके देखते हैं। आपके घर में शीशा है, टॉर्च है, शीशा पे बारिए, उसके आर पार देखिए दिखाई दे रहा है, प्रकाश की किरण गई है, नहीं गई है। क्या हुआ, यहाँ से किरण आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट कीजिएगा तो यहाँ से वापस आ जाएगी, लेकिन उसके आर पार नहीं जा पाएगी। इसे ही बोलते हैं दर्पण। ठीक है, और ईंट है, ठीक है, ईंट के आर पार आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, और इसके आर पार किरण जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। पत्थर के आर पार नहीं जा पाएगी। तो ये क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। अगला हम लोग देखेंगे प्रकाशमान वस्तु। ठीक है, ये क्या है, प्रकाशमान, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस। क्या बोलते हैं, लुमिनस। तो वह वस्तु जिसमें प्रकाश का विकिरण हो या उत्सर्जन हो, उसे प्रकाशमान वस्तु या दीप्तिमान वस्तु या आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। इसके देखिए कितने नाम है, प्रकाशमान, दीप्तिमान, आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, यानी कि इतना इसका नाम है। तो प्रकाशमान वस्तु का मतलब क्या है, जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करे, यानी कि जो प्रकाश को दे, यानी कि जिससे प्रकाश निकलती हो, उससे क्या बोलेंगे, प्रकाशमान वस्तु बोलेंगे। यहाँ पे समझते हैं बात को। आपका जो मोबाइल है, मोबाइल के पीछे क्या फ्लैक्स है, तो क्या है, प्रकाशमान है कि नहीं है, वो प्रकाश देती है कि नहीं देती है, प्रकाश देती है ना, तो प्रकाशमान वस्तु है। उसी प्रकार देखिए जलती हुई मोमबत्ती, जब मोमबत्ती को आप जलाइएगा तो क्या है, प्रकाश देती है कि नहीं देती है। जलता हुआ बल्ब, आपका जो फ्लैश लाइट है बंद रहेगा तो प्रकाशमान नहीं है, जब जलेगा तब प्रकाशमान है, याद रखिएगा। सूरज, ये क्या है, सभी प्रकाशमान वस्तु है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अप्रकाशमान वस्तु यानी कि नॉन लुमिनस वस्तु। ठीक है, वह वस्तु जिसमें प्रकाश की विकिरण या उत्सर्जन नहीं हो, उसे प्रकाशमान वस्तु कहते हैं। सॉरी, अप्रकाश होगा ना बाबू, यहाँ पे अप्रकाशमान वस्तु कहते हैं। वह वस्तु जिसमें प्रकाश की विकिरण या उत्सर्जन नहीं हो, उसे अप्रकाशमान वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा, ईंट, पत्थर, ग्रह इत्यादि। चलिए यहाँ पे है चंद्रमा, तो इसके बारे में आपको हम समझाते हैं। अभी आप कहिएगा सर चंद्रमा तो प्रकाश हमें देती है, आप कैसे कह रहे हैं कि अप्रकाशमान वस्तु है, ये तो प्रकाशमान होना चाहिए ना। चलिए उसको हटाते हैं, अभी इसको साइड करेंगे अभी हम लोग, अभी हमको इसको समझाएंगे। उससे पहले इसको समझते हैं। क्या ईंटा से हमको प्रकाश मिलता है, क्या हमको ईंटा कहीं रख दे तो वहां से हमारे घर का अंधेरा मिट जाएगा, नहीं ना। पत्थर से नहीं मिटेगा। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अगर पृथ्वी में प्रकाश होता है, क्या पृथ्वी पर कभी अंधेरा होता, नहीं होता। तो ये सभी क्या है, अप्रकाशमान वस्तु है। अब चंद्रमा की बात करते हैं। ठीक है, आप कह रहे हो सर चंद्रमा तो रात को प्रकाश देता है। देखो बच्चों, चंद्रमा जो है प्रकाश नहीं देता है हमें। चंद्रमा क्या करता है, एक दर्पण देखे हैं ना, दर्पण पर अभी आपको बताया, दर्पण पर जब लाइट मारिएगा तो वहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कि वहां से परावर्तन हो जाएगा, उसका प्रकाश की किरणें वहां से रिटर्न चली आएगी। उसी प्रकार जब सूरज की किरणें चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा उसे क्या करता है, हमारी तरफ भेज देता है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देता है। चंद्रमा का कुछ अपना प्रकाश नहीं होता है, वो दर्पण की तरह कार्य करता है। वो क्या करता है, सूरज से जो प्रकाश आता है उसको रिफ्लेक्ट करके हम लोगों की तरफ भेज देता है, जिससे हम लोग को लगता क्या है कि यह प्रकाश दे रहा है, लेकिन वास्तव में क्या करता है, प्रकाश देता नहीं है, यह प्रकाश का परावर्तन करता है। हमको आशा है कि यहाँ तक आप लोगों को सभी बात समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, यानी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी यह वीडियो का लाभ मिल सके। और आप नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए ठीक है,
हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा आपका हो जाएगा प्रकाश की घटना। ठीक है, प्रकाश की घटना यानी कि इवेंट ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश की घटना का मतलब है प्रकाश में विभिन्न घटना होती है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं परावर्तन। देखिए यहाँ पे प्रकाश में क्या होता है, परावर्तन होता है, जिसके बारे में अभी आपको हमको इसी चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, अपवर्तन, विवर्तन, परिकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, दोष यानी कि जो इसका दृष्टि दोष बोलते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न होते हैं, लेकिन इसका हम नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि जो आपको पढ़ना है उतना आपको बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी है, आपको इसके अतिरिक्त भी पढ़ना है, उसका हम नाम नहीं लिखे हैं अभी, सिर्फ आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि प्रकाश की घटनाएं जो होती है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, दोष इत्यादि होते हैं। ठीक है, जिसमें से हमको क्या पढ़ना है, तो आज हम लोगों को पढ़ना है परावर्तन के बारे में, जिसमें से हमको किसके बारे में पढ़ना है, परावर्तन के बारे में। और आपका नेक्स्ट जो चैप्टर मतलब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है अपवर्तन। ठीक है, और अपवर्तन के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज का फोकस करते हैं। आज का जो फोकस टॉपिक है परावर्तन है, तो परावर्तन हम लोग करेंगे। उसके बाद में अपवर्तन का जब समय आएगा तो अपवर्तन को भी गर्दा उड़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परावर्तन के बारे में। देखिए परावर्तन आखिर होता क्या है, तो प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश की किरण किसी सतह या वस्तु पर पड़ने के बाद पुनः वापस लौट आए, परावर्तन कहलाता है। तो देखिए आपको समझाते हैं, जैसे कि दीवार है। ठीक है, ये आपका दीवार है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके हाथ में क्या है, गेंद है। आप क्या कर रहे हैं, गेंद को दीवार पर बीग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दीवार पर बीगे है तो गेंद क्या होगा, गेंद वहां पे रह जाएगा नहीं, गेंद का परावर्तन होगा और फिर से वह रिटर्न आएगा। यही तो है परावर्तन। जो यहाँ पे टकरा रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। यानी कि प्रकाश की वह किरण जो देखिए प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश की किरण किसी सतह या वस्तु पर पड़ने के बाद पुनः वापस लौट है, परावर्तन कहलाती है। तो यहाँ पे प्रकाश नहीं, यहाँ पे बल्ब का देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी वस्तु पर टकरा रही है और पुनः वापस लौट आ जा रही है, यही तो है परावर्तन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कभी क्रिकेट खेले हैं, चलिए नहीं खेले हुए हैं तो कभी खेलिएगा, बड़ा मजा आता है क्रिकेट खेलने में। तो ये रहा आपका थ्री स्टंप हो गया, और ये रहा आपका पिच, और ये रहा आपका बैट्समैन साहब, और ये रहे आपके बॉलर साहब, और इनके हाथ में है गेंद, और इनके हाथ में है क्या है, बैट। इनके हाथ में क्या है, बैट है। और बॉलर क्या कर रहे हैं, यहाँ से बॉल फेंके हैं और यहाँ पे बॉल यहाँ पे गिराए हैं। देखिए यहाँ पे जो बॉल गिर रही है और यहाँ से जो उछल रही है, यानी कि जो टप्पा खा के उड़ रही है, यही तो है परावर्तन। यानी किसी सतह से पड़ने के बाद जब टकरा कर वापस आती है या वापस जाती है, जो भी वापस आती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यही तो है परावर्तन। तो इसमें हमको किसके परावर्तन के बारे में पढ़ना है, तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन कहाँ होगा बच्चों, तो अभी आपको हम बताएं। देखिए सूरज के मतलब सूरज का प्रकाश क्या होता है, जब चंद्रमा पड़ता है तो चंद्रमा क्या करता है, उस प्रकाश को लेता नहीं है, उसको हमारी तरफ भेज देता है, यानी कि परावर्तित कर देता है। तो ये भी तो है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन सबसे बेहतर जो प्रकाश का परावर्तन के लिए उत्तरदायी है, तो वो क्या है, दर्पण है। ठीक है, दर्पण पे आप प्रकाश की किरण को करते हैं, प्रकाश की अपने टॉर्च से अगर आप दर्पण पे लाइट देते हैं तो क्या करेगा, जितने भी किरण आएगी सभी किरण को क्या रिफ्लेक्ट कर देगी, क्या करेगी, सभी किरण को रिफ्लेक्ट कर देगी। यानी कि परावर्तन के लिए सबसे अच्छा कोई स्रोत है तो वो क्या है, प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो दर्पण है। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम्पल की तरह, मतलब एनिमेशन के द्वारा किस प्रकार होता है दर्पण, मतलब रिफ्लेक्शन किस प्रकार होता है। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका दर्पण है। चलिए, और यहाँ से हम एक लाइट की किरण निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से एक लाइट की किरण निकलता है, देखिएगा किस प्रकार, यहाँ से एक लाइट की किरण निकलेगी। देखिए यहाँ से एक लाइट की किरण आई और यहाँ पे टकराई ना, और टकराने के बाद क्या होगा, यह वापस चली जाएगी। देखिए यहाँ पे वापस गई ना, यही है परावर्तन। आशा है कि आप लोगों को परावर्तन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे चाहते तो आपको शॉर्टकट निकाल भी सकते थे हम, लेकिन हमारा मकसद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 2 मिनट टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमको आशा है कि आप सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका हो, परावर्तन किसे कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, परावर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से कुछ पॉइंट निकलते हैं। ऐसे तो हम आपको परावर्तन बताएं, लेकिन प्रकाश के परावर्तन जो है किस प्रकार होता है आपको बताते हैं। देखिए ये दर्पण है, यहाँ पे देखिए, इसको हम व्हाइट को हटाते हैं अभी, कौन सा कलर बेहतर होगा, रेड। चलिए ये क्या है, ये आपका क्या है, दर्पण है। इसे आप याद रखिएगा, क्या है, दर्पण है आपका। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रकाश की किरण है, प्रकाश की क्या है, किरण है,
प्रकाश किरण है और ये क्या है, तो ये यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे आके पड़ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जा रही है। देखिए जो किरण आती है, यानी कि देखिए यहाँ पे आपतित किरण है ना, जो किरण आती है उसे आपतित किरण, और जो किरण यहाँ से टकरा के वापस जाती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। यानी कि जो किरण जो है प्रकाश का, जो टॉर्च अगर आप बारते हैं, ठीक है, आपने दर्पण ले लीजिए, दर्पण पे अगर जो टॉर्च बारते हैं तो टॉर्च जो प्रकाश निकलेगा वो हो जाएगा आपतित किरण, और जो दर्पण से जो प्रकाश निकलेगा वो जो हो जाएगा परावर्तित किरण। क्लियर है? चलिए इसको और समझते हैं। जो टॉर्च का जो किरण है वो है आपतित किरण, और जो दर्पण से टकराने के बाद वापस आ रहा है वो है परावर्तन किरण। और हम बीच में आपके जो आपका जो टॉर्च का किरण है और जो दर्पण से जो किरण निकल रही है उसके बीच में हम एक लाइन मान ले, 90 डिग्री का एक एंगल ले ले, सॉरी दोस्त 90 डिग्री बोल रहे हैं, अभिलंब ले ले, ठीक है, एक डॉट डॉट करके हम एक लाइन ले लेते हैं, एक काल्पनिक लाइन है, ठीक है। एक कौन सी लाइन है? काल्पनिक लाइन है, ये होती नहीं है। आप दर्पण पे अपना लाइट को बार के देखिए, यहाँ पे वैसा लाइट नहीं बनेगा, यह एक काल्पनिक लाइन है, उसके बीचों बीच एक लाइन को हम खींच लेंगे, उससे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, यानी कि अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अभिलंब क्या करेगा, आप दोनों को क्या कर रहा है, दोनों को बीच बाच क्या करे, आधा आधा कर देगा। देखिए यहाँ पे इसे आधा कर दिया ना, ए जितना बराबर है ना, ए जितना बराबर है उतना ही ए भी क्या है, बराबर है, ठीक है। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच की जो कोण बनता है और परावर्तित किरण और परावर्तन के बीच का जो कोण बनता है वो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। देखिए जो आपतित किरण का जो कोण बनता है, ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच का कोण बनता है उसे आपतन कोण कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं और इसे आपतन कोण कहते हैं। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, आर से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आप समझते हैं हम भाषा के माध्यम से। वादा है आप लोगों से समझ में सबको आएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, अभी जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो अंत तक बने रहिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। अभी जो पॉइंट बताया आपको समझ में नहीं आया होगा तो अभी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है, प्रकाश की वह किरण जो किसी वस्तु सोर्स से निकलकर किसी सतह या वस्तु पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। आपके पास टॉर्च और आईना ले लीजिए, अगर आपके पास हो तो क्या कीजिए, और टॉर्च से अपने आईना पे बारिए। तो देखिए जो किरण आपके टॉर्च से निकल के दर्पण पे पड़ रही है, यानी कि टॉर्च से दर्पण तक जो पड़ने वाली किरण है, यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए टॉर्च है आपकी, कहाँ गया मेरे भाई, ये हो व्हाइट है, एक मिनट इसे हम कलर चेंज करते हैं इसलिए हमको नहीं मिल रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, टॉर्च, इसको मान लीजिए आप, ठीक है, ये आपकी टॉर्च है, ठीक है। और टॉर्च से आपकी किरण निकली ना, इसे ही बोलते हैं आपतित किरण। और जो दर्पण से निकली है किरण, यानी कि टॉर्च की ही किरण है लेकिन यहाँ पे दर्पण से टकरा के निकली है ना, हमको लाल लेना पड़ेगा, हाँ, यहाँ से जो दर्पण से निकली है टकरा कर, ये क्या है, ये हो जाएगी आपकी परावर्तित किरण, ये हो जाएगी आपतित किरण, ये हो जाएगी परावर्तित किरण। तो इसके बारे में भी आपको पॉइंट नंबर 1 में जो था, जो किरण, मतलब यहाँ पे देखिएगा पॉइंट नंबर 1 क्या कर रहा है, प्रकाश की वह किरण जो किसी वस्तु सोर्स से निकलकर किसी सतह या वस्तु पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। आता है कि आपको समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए प्रकाश की वह किरण जो किसी वस्तु से निकल यानी टॉर्च से निकलकर किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाती है वो परावर्तित किरण कहलाती है। लेकिन जो किरण टॉर्च से निकलती है किसी वस्तु पर टकराती है वह क्या है, आपतित किरण कहलाती है, जिसे आप बड़ी आई, जो बड़की आई होती है उससे सूचित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की वह किरण जो किसी वस्तु किसी सतह से टकराकर वापस आती है परावर्तित किरण कहलाती है। देखिएगा यहाँ पे प्रकाश की वह किरण जो किसी सतह से टकराकर, देखिए दर्पण क्या है, एक सतह है ना, दर्पण की सतह है ना, इस सतह से टकराकर यहाँ पे आ रही है ना, तो यही तो है परावर्तित किरण। नेक्स्ट, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। देखिए ये बिंदु पर आके गिर रही है आपतित किरण, परावर्तित किरण यहाँ से निकल रही है, इस बिंदु का क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोला जाता है। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलिए, परावर्तित बिंदु बोलिए, परावर्तन बिंदु बोलिए, ठीक है। जिस बिंदु से परावर्तित किरण निकलती है उसे परावर्तन बिंदु बोलते हैं। यानी कि आप इसी बिंदु को आपतन बिंदु भी बोल सकते हैं, परावर्तन बिंदु भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपतन किरण भी आ रही है, परावर्तन किरण भी जा रही है। तो ये बिंदु कौन सा है, आपतन बिंदु है या परावर्तित बिंदु है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं,
आपतन बिंदु पर सतह के द्वारा काल्पनिक रेखाखंड जो लंब हो अभिलंब कहलाता है, इस n द्वारा सूचित किया जाता है। आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा, आपको बताया ना, एक काल्पनिक रेखा है जो खींचा जाता है, एक काल्पनिक रेखा को हम खींचे हैं, यह लंब है ना, इसे अभिलंब कहा जाता है, जिसे बड़ी एन यानी कि बड़ी एन से यानी कि अभिलंब कहते हैं, बड़ी एन से सूचित किया जाता है, जिसे अभिलंब कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे बड़ी आई से सूचित किया जाता है, यानी कि इसे बड़ी आई से सूचित किया जाता है। देखिए यही ना, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे बड़ी आई है क्या, ये यहाँ पे क्षमा चाहते हैं इसके लिए, ये यहाँ पे छोटी आई होगा, ठीक है। आपतन कोण और अभिलंब के बीच बने कोण को छोटी आई से सूचित करते हैं, जिसे आई बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आपतित किरण पर अभिलंब यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है वो आपतन कोण कहलाता है, इसे छोटी आई से सूचित किया जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, इसे छोटी आई से सूचित किया जाता है। और देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, और इसे बड़ी आर, सॉरी यहाँ पे फिर बड़ा है, यहाँ पे छोटी आर से सूचित किया जाता है। ये दोनों यहाँ पे गलत है, ठीक है, और यहाँ पे छोटी आर होगा, छोटी आर से सूचित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे यही ना परावर्तित किरण और ये है अभिलंब, इसको यूज करते हैं, ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब, और इसके बीच का जो कोण बन रहा है यही ना, इसके बीच का कोण है, इसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। हमें आशा है कि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ चुका है ये टॉपिक। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके, सॉरी दोस्तों, एक बार मतलब पीछे करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, काफी अच्छे से समझाया गया है आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, दर्पण। हम आपको बताए थे ना, ये इस चैप्टर में दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो परावर्तन का सबसे बेहतर कारण क्या है, सबसे अच्छा क्या है, तो सोर्स क्या है, तो दर्पण है। तो उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है ना, तो दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दर्पण के बारे में, ठीक है। आखिर दर्पण होता क्या है, तो सबसे पहले हमको बता दें कि दर्पण होता क्या है। देखिए दर्पण कुछ है नहीं, ठीक है। दर्पण एक नॉर्मली जो हम लोग समझते हैं ना, दर्पण कुछ नहीं है। इसको सबसे पहले हम डिफिनेशन में देख लेते हैं, कलर चेंज करते हैं। वह सतह जिससे प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो दर्पण कहलाता है। ऐसा नहीं है बाबू जिससे प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाएगा वो दर्पण कहलाएगा, हाँ, लेकिन इसका अच्छा एग्जाम्पल है परावर्तन का कि दर्पण हो जाएगा, ठीक है, इसको हम दर्पण कह सकते हैं, हाँ, लेकिन पूर्ण परावर्तन भी है ना, इसे हम दर्पण कह सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं अब, यह सामान्यतः कांच अथवा शीशे का बना होता है। यह सामान्यतः किसका बना होता है, कांच अथवा शीशे का। हम आपको बताए थे उस समय शुरू में ही पता है बाबू, कांच और शीशा ये दोनों एक हो सकता है, लेकिन शीशा और दर्पण में जमीन और आसमान का अंतर है। कांच और दर्पण में भी जमीन और आसमान का अंतर है। जिसके एक सतह पर चांदी के ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, इसे प्रक्रिया को कलई या रंजित करना कहलाता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो कांच होता है, सपोज कि ये कांच है, ठीक है, तो इसकी एक तरफ चांदीकृत, इसको चांदीकृत भी कह सकते हैं आप, हमको चांदीकृत या रंजीकृत या कलई करना कहते हैं। चांदी के ऑक्साइड के द्वारा इसको पेंट किया जाता है, ठीक है। तो पेंट करने से क्या होता है, दर्पण का रूप धारण कर लेता है, जिससे हम अपने चेहरे को देख पाते हैं। तो हमको आशा है कि आपको दर्पण भी समझ में आ रहा है। देखिए जो इसका पेंट जो होता है ना, ये AGBR का बना होता है। देखिए AGBR है, ठीक है, और AGBR को हम लोग क्या बोलते हैं, AG मतलब क्या होता है, सिल्वर होता है ना, तो इसको हम सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड का क्या होता है, इस पर पेंट लगा होता है, ठीक है। इसे ही हम चांदीकृत, रंजीकृत या कलई करना कहते हैं। तो आप समझ गए दर्पण का निर्माण किस प्रकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आप दर्पण के बारे में तो पढ़ लिया, दर्पण के थोड़ा प्रकार देखते हैं। ऐसे दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, एक होता है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, और एक होता है गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोल दर्पण होता है, ठीक है, गोला। आप गोला दर्पण देखे हैं दोस्त, नहीं ना देखे हैं, आज हम आपको दिखाएंगे गोला दर्पण। चलिए सबसे पहले हम समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल अथवा सपाट हो समतल दर्पण कहलाता है। समतल मतलब क्या होता है, एकदम सम मतलब क्या होता है, बराबर। सम मतलब क्या होता है, बराबर। तल मतलब क्या होता है, सतह, जिसका क्या हो, सतह बराबर हो। तो ये मानिए ये क्या है, ये एक लाइन है जिसे हम दर्पण मानते हैं। इसका क्या सतह क्या बराबर है, और एक तरफ क्या करेंगे, कलई कर देंगे हम, यानी कि रजित कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, समतल दर्पण का रूप पकड़ लेगा ना। यही तो है समतल दर्पण। तो इसको एक इमेज के द्वारा हम समझेंगे अभी। देखिए यहाँ पे यही तो है समतल दर्पण, यही ना, ये आपका प्लेन सरफेस है। देखिए ये प्लेन सरफेस है आपका,
और इसके पीछे क्या किया गया, रजित किया गया यानी कलई किया गया है। इसे ही बोलते हैं प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। दोस्तों अब आता है गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। देखिए वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का हिस्सा या भाग हो गोलीय दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले या हिस्सा का भाग हो गोलीय दर्पण कहलाता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं, एक इमेज के माध्यम से समझेंगे क्योंकि ऐसा समझाना थोड़ा दिक्कत हो। देखिए यहाँ पे एक गोला, खोखला गोला, एग्जाम्पल के लिए आपके घर में पहले आता था लाल वाला बल्ब, याद है, टंगस्टन का जिसमें फिलामेंट बना होता है। वो वाला बल्ब आपके अभी किसी के घर में है तो देखिए वो भी क्या है, खोखला गोला है ना, शीशा है, शीशा है ना। तो उस शीशा के एक तरफ हम क्या करेंगे, कलई कर देंगे यानी कि पेंट कर देते हैं। एक तरफ उसको हम पेंट कर देंगे, खोखला गोला है उसका कुछ हिस्सा ले लेंगे। खोखला गोला का यहाँ पर मान के हम इतना है, एक खोखला गोला है, पूरा गोल है ना, हम इसे यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा लिए हैं, ठीक है। और इसको एक तरफ से पेंट कर दिए, रंजित कृत कहते हैं, कलई कहते हैं, रंजित कृत कहते हैं कलई, और उसका क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, यह एक दर्पण का रूप ले लेगा ना। यही तो है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक तरफ क्या, एक बार बाहर से पेंट किया गया है, ठीक है, और एक बार क्या किया गया, अंदर से पेंट किया गया है। यही है गोलीय दर्पण। हमको आशा है कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अभी हम लोग कहाँ तक क्या क्या पॉइंट पढ़े हैं। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं प्रकाश के बारे में, यानी कि उसके बाद में बात कर रहे रे के बारे में, किरण के बारे में, किरण पुंज के बारे में। उसके बाद में प्रकाश द्वारा वस्तु, जो प्रकाश से कुछ वस्तु होती है, जैसे प्रकाशमान, प्रकाश, अप्रकाशमान, पारदर्शी, अपारदर्शी, दीप्त, अदीप्त, इसको पढ़े हैं। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़े हैं, जो परावर्तन के कुछ नियम थे, परावर्तन के नियम नहीं मतलब जो दर्पण से प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसे कुछ नियम थे, उसके बारे में हम लोग जाने हैं। आई भी यानी कि अपवर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, लंब, आपतन बिंदु, इसके बारे में भी पढ़े हैं ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, दर्पण के बारे में पढ़े हैं, और दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़े हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब जानते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में। देखिए गोलीय दर्पण जो है ना, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स। सबसे पहले हम जानेंगे अवतल दर्पण के बारे में, चलिए देखते हैं। वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हो अवतल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो या धंसी हुई हो अवतल दर्पण कहलाता है। अभी आपको हम बताए हुए, देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण है, खोखले गोला का हम इतना ही हिस्सा लिया है ना, यही हिस्सा है, हम इसी को ले चलते हैं। अब देखिए यही हिस्सा है ना, आधा लिया है गोलीय दर्पण का। देखिए इसका परावर्तक सतह, अभी हम लोग समतल दर्पण में पढ़े, यही ना है इसका परावर्तक सतह, ऐसे क्या सपाट था, लेकिन इसका परावर्तक सतह देखिए धंसा हुआ है, ये अंदर की तरफ गया हुआ है। देखिए इसका परावर्तक सतह क्या है, अंदर की तरफ गया हुआ है ना। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, और उसे देखिए पीछे यहाँ पे कलई किया हुआ है, रजित कृत कहिए, कलई कहिए, या सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ा दीजिए, बात इक्वल है, ठीक है। यही है ना, यही धंसा हुआ है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। और इसी के विपरीत यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो, देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर में शायद आपको दिख पा रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये है, और इसका परावर्तक यहाँ पे कलई किया हुआ है, इस प्रकार इसका कलई किया गया है, और इधर से हम अपना चेहरा देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे उभड़ा हुआ सतह है कि नहीं है, ये उभड़ा हुआ सतह है ना, तो इससे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। यहाँ तक हमको आशा है कि आप समझ पा रहे होइएगा। देखिए यहाँ पे इसका धंसा हुआ परावर्तक सतह है और इसका उभड़ा हुआ परावर्तक सतह है, यही अंतर है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। अब चलते हैं थोड़ा आगे का पॉइंट देखते हैं, आगे का पॉइंट क्या है। तो देखिए हम लोग दर्पण के बारे में पढ़े हैं, दर्पण से परावर्तन पढ़े हैं, ठीक है। तो दर्पण से जो परावर्तन होता है, और दर्पण के कुछ पद भी होते हैं, ठीक है, यानी कि टर्म्स ऑफ मिरर होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, क्या होता है, ये सभी हम बताएंगे आपको, सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी तक हमें आशा है कि जितने भी आपको पॉइंट बताए अभी सभी पॉइंट आपका क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दर्पण के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिस दर्पण के पद कहते हैं जो निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पे पहला क्या है, द्वारक। दर्पण की मुहाने की लंबाई को द्वारक कहते हैं। सपोज कीजिए समतल दर्पण है,
तो समतल दर्पण के लिए यहाँ से इस मुहाने से इस मुहाने की लंबाई को क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। वही हम अभी अवतल दर्पण की बात की है जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हो, मतलब धंसा हुआ हो, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो यहाँ से और यहाँ की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। वही क्या है, उत्तल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ रहता है, इसके भी द्वारक की लंबाई यही होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, इसके एक फिगर के माध्यम से पहले समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए यही ना है, यहाँ पे दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसका सॉरी उत्तल दर्पण, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। ये भी क्या है, ये भी द्वारक है, ये अवतल दर्पण का द्वारक है। आशा है कि समझ में आ चुका है द्वारक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्रुव यानी कि पोल। दर्पण के ज्यामितीय आकृति के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ज्यामितीय आकृति के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए फिगर के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दर्पण के ज्यामितीय आकृति के मध्य बिंदु, यही है दर्पण आपकी, इसका मध्य बिंदु यही ना होगा। आप मान के इतना बड़ा दर्पण लिए है, इसका भी तो मध्य बिंदु होगा। आप कितना भी बड़ा ले लीजिए, उसका भी तो एक मध्य बिंदु आएगा ना। देखिए यही ना इसका मध्य बिंदु, इसे ही क्या बोलेंगे हम, पोल बोलेंगे। पोल मतलब क्या होता है, ध्रुव, इसे भी क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का, अब इसमें बताइए आप दर्पण का द्वारक कौन होगा, तो दर्पण का द्वारक यही ना होगा, दर्पण का द्वारक ये होगा और दर्पण का ध्रुव ये होगा। यहां तक आप सभी का क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। दर्पण किसी खोखले गोले का हिस्सा का भाग होता है, उसके केंद्र का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे छोटी सी से सूचित किया जाता है। समझिएगा बात को। अब अभी हम लोग पढ़े हुए थे, याद कीजिए। देखिएगा यहाँ पे दर्पण है, गोला, एकदम गोले खोखले गोले का हिस्सा है। यहां से हम इतने ही पॉइंट को लिए थे। अगर कोई भी केंद्र गोला आकृति हो, ठीक है, उसके बीच में क्या होता है, केंद्र होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। केंद्र को क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं ना जी। तो देखिए यहाँ पे ये भी गोला है, ये भी एक गोला, इसका यहाँ पे सेंटर है। तो अब इतना लिए हैं दर्पण का, तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा, वक्रता की त्रिज्या क्या हो जाएगा, यही ना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही ऐसी, इसे ही बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए यहाँ पे हम इतना को लिए हैं, यहाँ पे इसको इरेज करके आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे इतना हम दर्पण लिए हैं और ये पूरे खोखले गोले का हिस्सा है, तो इसका सी तो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि केंद्र तो होगा, इस गोले का केंद्र तो होगा। उसी केंद्र को इस दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र कहा जाता है। चलिए हम वहां पे पहुंचते हैं। देखिए हाँ यहीं पे ना थे हम लोग, यहाँ पे थे। देखिए यहाँ पे यही ना है केंद्र, यही है सी। इस सी पॉइंट को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं सी। यानी कि अब याद रखिएगा दोस्त, वक्रता केंद्र किसे बोलेंगे, जो दर्पण किसी किसी खोखले गोले का हिस्सा है और खोखले गोले का कोई केंद्र होगा, उस केंद्र को उस दर्पण का क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और देखिए ध्रुव कौन है, ध्रुव इसका यही ना है, यही है इसका ध्रुव। इसका क्या है, ये द्वारक है और ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो गया। 3 पॉइंट पढ़े अभी तक। अगला देखते हैं अब, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे छोटी आर अथवा आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या के बारे में जानते हैं। देखिए दर्पण के ध्रुव अभी बताते हैं आपको। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, इसको क्या बोले हैं, द्वारक पढ़े हैं। इसको क्या बोले हैं, पोल बोले हैं। पोल मतलब क्या होता है, ध्रुव। इसे बोले हैं ना पोल, इसे क्या बोले हैं, द्वारक बोले हैं। चलिए अब इसको हम समझाने की प्रयास करते हैं आपको। देखिएगा यहाँ पे ए आपका पोल है, ए भी आपका क्या है, पोल है। दोनों यहाँ पे देख लीजिए, दोनों फिगर में आपको समझा दे एक साथ हम, दोनों में क्या है, पोल है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र पढ़े हैं। तो यहाँ से जो वक्रता केंद्र और पोल तक की जो दूरी है, देखिए यही ना है आर, जो दूरी है, ये जो दूरी है ना, इस दूरी को क्या कहते हैं, आर से सूचित करते हैं, जिसे वक्रता केंद्र का वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें भी देखिएगा इस फिगर में यहाँ पे पोल है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि वक्रता केंद्र है। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस, इसे क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। आर मतलब
रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे छोटी आर या बड़ी आर दोनों में से किसी आर से सूचित कर सकते हैं। देखिए क्या क्या पॉइंट पढ़े अभी तक, 4 पॉइंट पढ़े हैं। देखिए यहाँ पे पहला पढ़े हैं द्वारक, ये आपका द्वारक हो जाएगा, ये आपका पोल हो जाएगा, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगा, ये दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मुख अक्ष। एक्चुअली इसे हम शुरू में ही पढ़ लेना चाहिए, लेकिन मुख अक्ष को नहीं पढ़ पाए शुरू में। चलिए ये हमारा पॉइंट नंबर 2 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन 5 नंबर पॉइंट है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। उसी समय से आप एक लाइन देख रहे हैं बीच में, ये दर्पण के बीच में एक लाइन देख रहे हैं, देखिए ये वाला लाइन देख रहे हैं। देखिए क्या कर दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र से गुजरने में, देखिए दर्पण के ध्रुव है और वक्ता केंद्र है, यहां से कोई लाइन गुजर रही है, ये देखिए यहाँ पे लाइन गुजर रही है, इसी को ही क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं दोस्तों। दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष अथवा प्रधान अक्ष कहा जाता है। याद होगा ना, देखिए यहाँ पे ए है ध्रुव आपका, ए है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्ता केंद्र, और इससे जो गुजर रही है लाइन, ये लाइन गुजर रही है ना, इसे ही क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे ये लाइन गुजर रही है ना, इसी को बोलते हैं हम मुख्य अक्ष अथवा प्रधान अक्ष। पॉइंट नंबर 6 फोकस या मुख्य फोकस दर्पण के ध्रुव अक्ष के समानांतर आपतित किरण। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, इसे बिंदु को फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इसे बड़की एफ यानी कि बड़ी एफ से सूचित करते हैं। समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा दोस्त, ये दर्पण का पोल है, क्लियर है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको आसान भाषा में समझते हैं, इतना डिफिनेशन को भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी डिफिनेशन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हम समझा रहे हैं, आप इस कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा, ये आपके एग्जाम में जल्दी नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे ही आप आगे जाइएगा, आगे क्लास कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो बीचों बीच यानी कि इक्वल भागों में बांट देगा, सिंपल भाषा में जो इक्वल भागों में बांट देगा जो बिंदु, उस बिंदु को फोकस कहेंगे। समझिएगा बात को, जो पोल और वक्ता केंद्र को बीचों बीच बांट देगा, जो बिंदु बीचों बीच इसको बांट रहा है ना, उस बिंदु को फोकस कहते हैं, और इसे बड़की एफ यानी कि बड़ी एफ से सूचित करते हैं। यहाँ पे देखिए पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को बीचों बीच अलग कर दिया है, किसने अलग किया, एफ किया है ना, इस एफ को क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और इसको आपको हम समझाते हैं, ये डिफिनेशन के माध्यम से, डिफिनेशन हमको क्या कर रहा है, ये आपको थोड़ा बाउंस करेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बाउंस नहीं होने देंगे आपको हम। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, देखिए ये यहाँ पे आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, और यह किरण जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, यह किरण जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसी बिंदु को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। यही ये डिफिनेशन कहना चाह रही है, ठीक है। और अवतल दर्पण के लिए क्या बोल रही है, देखिए उत्तल दर्पण के लिए क्या बोल रही है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी और टकरा के इधर चली जाएगी, क्योंकि इसका परावर्तक सतह किधर है, इधर है। देखिए यहाँ पे इसका फोकस है ना, तो यहाँ से परावर्तित होती हुई क्या हो रही है, महसूस हो रही है ना, लग रहा है कि यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, लग रहा है कि नहीं कि यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है। तो यही है मुख्य अक्ष अथवा फोकस, सॉरी मुख्य फोकस अथवा फोकस। आशा है कि यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ये फोकस लेंथ है, इसके बारे में समझते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट में सुझाव भी दीजिएगा, ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से सूचित किया जाता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे पोल है, ध्रुव यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच, ये फोकस है और ये ध्रुव है, इसके बीच की जो दूरी होगी उसकी छोटे एफ से सूचित करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। यहाँ पे पोल है और इससे फोकस है, और इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। आशा है कि यहाँ तक आप सभी का क्लियर होगा। और नेक्स्ट जो है प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब के प्रकार है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। तो ये पार्ट 1 को यहीं तक समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, आपको ज्यादा मतलब लंबा वीडियो